राम राम एवरीबॉडी। आ जाओ। ए चलो, क्लास शुरू हो गई ना। क्वेश्चन देखो। ही lay the bag down and laid on the ground. He lay the bag down and laid on the ground. अब देखो, ये क्वेश्चन है जो हमें समझना है, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम किन कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहते हैं, जरा वो भी आ जाना। इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझना चाहते हैं ले और लाई वर्ब के डिफरेंसेस को। इन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। अब देखो, ये जो ले और लाई है दोनों ही वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। ले की सेकंड फॉर्म बताना, लेड। थर्ड फॉर्म, वो भी लेड। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, लेइंग। अच्छा, लाई की सेकंड फॉर्म बताना, ले। सेकंड और थर्ड फॉर्म, लेन। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, लाइन। अब ये जो वर्ब की फॉर्म्स है ना, तो सबसे पहले तो वर्ब की फॉर्म समझना। लाई ले लेन होता है, और ले ले लेड होता है, ठीक है। उसके बाद में इनके मीनिंग। ले का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर डालना, रखना, ठीक है। लाई का मतलब क्या होता होगा? झूठ बोलना। ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, इसका मतलब झूठ बोलना होता है, ये देहाती है। क्योंकि वो लाइट जिसका मतलब झूठ बोलना होता है, उसकी फॉर्म्स ये होती हैं। ठीक है, वो होता है लाइड। हालांकि हमें उसे डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस इन्हीं दोनों को करना है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है इसका मतलब झूठ बोलना है, तो अपना समझ ले इसका मतलब होता है झूठ बोलना। वो उसका मतलब होता है किसी चीज का कहीं पे पड़ा हुआ होना, टू बी इन अ पोस्चर। तो ले का मतलब है किसी चीज को कहीं पे रखना, सेट करना। और लाई का मतलब है टू बी इन स्टेट ऑफ, मतलब पड़ा हुआ होना, लेटना, गिरना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक। अब अगर मीनिंग के हिसाब से देखें, तो ये जो वर्ब है ना, ये डूइंग है और ये हैपनिंग है। पड़ा हुआ होना, गिरना, ये हैपनिंग है। अब हमने पढ़ा कि हैपनिंग वाली सारी वर्ब इंट्रांसिटिव होती हैं। तो ये लाई तो है बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब। ले वर्ब का मतलब होता है रखना। अब जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी उसको रख पाएंगे, तो ये वर्ब होती है हमेशा ट्रांसिटिव। अच्छा, ये जो झूठ बोलने वाली होती है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो झूठ बोलने वाला लाइड है, हमें इसे नहीं पढ़ना समझना है, हमें पढ़ना समझना उन दोनों के डिफरेंस को है। तो ले का मतलब रखना हो गया, लाई का मतलब पड़ा हुआ होना हो गया, वो वर्ब डूइंग हो गई ट्रांसिटिव, और ये वर्ब हैपनिंग हो गई इंट्रांसिटिव। ये हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, वो हमेशा ट्रांसिटिव होती है। और उसके बाद में इनकी फॉर्म्स ध्यान रखना, लाई ले लेन होता है, ले ले लेड होता है। अब अपने इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम ले वर्ब यूज कर रहे हैं, ये ट्रांसिटिव होनी चाहिए या इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव क्यों होनी चाहिए ट्रांसिटिव? क्योंकि इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिख रखा है, बैग। ये होती है वर्ब ट्रांसिटिव या नहीं? अरे भाई, ले वर्ब ट्रांसिटिव होती है या नहीं? होती है। कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। क्या ये ले फर्स्ट फॉर्म हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? एक वजह तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती ना, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेज लिखा जाता। ठीक है। दूसरा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म हो गई। अब ले वर्ब सेकंड फॉर्म में देखो, क्या ट्रांसिटिव होती है या इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव। ये देखो, ये सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव होती है, फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव होती है। अब हमें पता है फर्स्ट फॉर्म है नहीं, ये है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, लेकिन हमें वर्ब ट्रांसिटिव चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हटाओ इसे और इसे ऐसे लिख दो, ही लेड द बैग डाउन। वैसे ये डूइंग है, अपना ध्यान देना। ले वर्ब जो होती है ना, अगर ये सेकंड फॉर्म होती है, लाइक की सेकंड फॉर्म होती है, वो वर्ब हैपनिंग होती है, लेकिन हमें वर्ब डूइंग चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसे लिख दो, ही लेड द बैग डाउन। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये वर्ब ट्रांसिटिव होनी चाहिए या इंट्रांसिटिव? अब देखो, हमने इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑन प्रेपोजिशन का है। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब होनी चाहिए इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब लेड नहीं होती है, लाई होती है, और उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है ले।
तो ये सेंटेंस हमें ऐसे सही करना पड़ेगा, ले यहां से हटा के वहां लिखो, लेड को वहां से यहां लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। सबसे पहली वर्ब हमारी कैसे होनी चाहिए, ट्रांसिव या इंट्रांसिव? ट्रांसिव। क्यों होनी चाहिए ट्रांसिव? क्योंकि इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ले रखा द गन। होती है वर्ब ट्रांसिव? नहीं होती। तो लिख दो ले। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ले द गन डाउन। अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये जो वर्ब हमने लिखी है ले, ये कैसे होनी चाहिए, ट्रांसिव या इंट्रांसिव? इंट्रांसिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ले ऑन द ग्राउंड लिखा था वैसे ये लिखा हुआ, तो वर्ब हमें इंट्रांसिव चाहिए। अब ये वर्ब इंट्रांसिव होती है सेकंड फॉर्म में। सेंटेंस सही है गलत? इसको जगह, इसको जगह, इसको छुटकू की जगह। ए बेटा, ये सेंटेंस सही, ले ऑन द ग्राउंड, वो जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ले ऑन द ग्राउंड, वो सही है गलत? हाँ, उसको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, तू बता, सही है गलत? हाँ, गलत है। क्यों गलत बेटा, क्या करेंगे सही हो जाए? क्या करेंगे सही हो जाए? अरे भाई, गलत है ये पता चल गया, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्या करने से सही होगा। तो बताओ अब इसको सही करना है, कैसे करें? तो बता। सही है। अब देखो, कायदे से तो जैसे अगर वो ले ऑन द ग्राउंड सही है, तो ले ऑन द ग्राउंड ये भी सही होना चाहिए। लेकिन वो सेंटेंस है असर्टिव और ये सेंटेंस है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो देखो पता है क्या, ये ले ऑन द ग्राउंड तब सही होगा जब हम इस ले को सेकंड फॉर्म मान पाए, लेकिन हम इसे सेकंड फॉर्म मान नहीं पाएंगे। ये सेंटेंस इंपेरेटिव है और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो अगर ये ले फर्स्ट फॉर्म है, तब तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ले अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है, ये देखो। और हमें वर्ब यहाँ पे इंट्रांसिव चाहिए। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ले द गन डाउन एंड लाई ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे समझ लेना, वो ले ऑन द ग्राउंड इसलिए सही हो गया था क्योंकि वो ले सेकंड फॉर्म है, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में ले ट्रांसिटिव होती है, सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। आई शैल गो होम एंड आई शैल गो होम एंड ले फॉर अ while। आई शैल गो होम एंड ले फॉर अ while। अब देखो, ये जो वर्ब हमने ले यूज किया ना, इसके बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, फॉर प्रिपरेशन लिखी, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव होनी चाहिए। अच्छा, ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती भी है सेकंड फॉर्म में, लेकिन सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, ये जो टाइम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर का है, ठीक है। तो अगर ये फ्यूचर का टाइम है तब तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मान लोगे तो वर्ब ट्रांसिटिव होती है, हमें वर्ब इंट्रांसिव चाहिए, तो हटाओ इसे, लाई लिख दो। तो जो वर्ब की फॉर्म है ना, उसको भी पहचानना पड़ेगा कि वो वर्ब जो हमने लिखी वो कौन सी फॉर्म में है। अगर सेकंड फॉर्म में होगी ये वर्ब तो इंट्रांसिटिव हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी तो ट्रांसिटिव हो जाएगी। विल बेटा कॉमन हो जाएगा दोनों का, गो वर्ब का और लाई वर्ब का जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है ना, वो कॉमन हो जाएगी। दोनों का सब्जेक्ट भी कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब भी कॉमन हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखो। द मैन डैश इन द ट्रैप that dash by the police। laid, was laid, was lain, lay, was lain, lay,
was late। हरिओम। इसको जगह, चल भाई आंसर बता। ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, ए बी सी डी? हाँ, बी, डी। अच्छा, अगर मैं ए यूज कर दूं तो गलत क्यों जाऊंगा? मुझे तो लग रहा है मैं ए यूज करूं। है? कौन सी थर्ड फॉर्म है? हाँ, तो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म है, बनी रहने दो। तो ये यूज कर लिया सी, इसमें तो नहीं है थर्ड फॉर्म। हाँ। हाँ। क्यों? पैसिव है तभी तो वॉच के साथ में लेन आएगा, जब भी पैसिव बनाओगे तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे ना। फिर देखो, एक चीज यहाँ पे समझ लेना सबसे पहले, ये जो हमने वॉज लाइन लिखी है ना वर्ब, ये वर्ब हमारी पैसिव है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि लाई की फॉर्म से इंट्रांसिटिव होती हैं, फिर हमने ये पहले पढ़ रखा है कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनके पैसिव बनते नहीं। तो बी और सी तो ऑप्शन होने से रहे, आगे मत बोला करो, कान पे मार दूंगा। ठीक है? कुछ बच्चे हैं वो कंट्रोल में नहीं है, अब क्या अपने आप हो जाओ यार। तो ये जो लेन वर्ब है ना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। जब भी हम किसी वर्ब को पैसिव लिखते हैं तो वर्ब हमेशा ट्रांसिटिव होनी चाहिए, ये लेन वर्ब इंट्रांसिटिव है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है? अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अच्छा, इन दोनों में अगर हम टोटल डिफरेंस देखें तो बस इतना है, यहाँ पे ले है, यहाँ पे लेड है। ठीक है? अच्छा, लेड हमें पता है कि वर्ब ट्रांसिटिव होती है, अगर इसे यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखें तो ये प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं। तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ट्रांसिटिव वर्ब यूज नहीं कर पाओगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन आंसर हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा द मैन ले इन द ट्रैप दैट वाज लेड बाय द पुलिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो मैन था ना वो उस जाल में फंस गया जो पुलिस ने बिछाया होगा उसके लिए। ठीक है? तो वो डूइंग है, उसका पैसिव बना दिया। अच्छा, ये डूइंग नहीं, मैन ने कुछ किया नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ हो गया, तो ये हैपनिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ही हैज लेन मच स्ट्रेस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ, द कोर्ट was lain with velvet grass। Laid, was laid, lain, and no improvement। नो इम्प्रूवमेंट। दो तीन क्वेश्चन और देखो ये। द कोर्ट was lain with velvet grass, laid, was laid, lain, no improvement। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ना, शी हैज लेन मच स्ट्रेस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, यहां पर अगर हम देखें तो जो वर्ब हमने यूज किया ना हैज लेन, एक मिनट, ये जो हमने वर्ब यूज किया है हैज लेन, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लिख रखा है मच स्ट्रेस। अब मच स्ट्रेस है ना, व्हाट का रिप्लाई है, ही हैज लेन, व्हाट हैज ही लेन, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया मच स्ट्रेस, तो ये मच स्ट्रेस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब ट्रांसिटिव होनी चाहिए। अब लाई की सारी फॉर्म्स इंट्रांसिटिव होती हैं, तो ये लेन वर्ब तो गलत हो गई, फिर लिख दो लेड। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसका तो आंसर एक काम करो, पहलवान, इसका आंसर होता आऊं, आऊं, चल एक मिनट पहले बता, तू ही बता। देखो पता है क्या होता है, जैसे मैं जनरली जब किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ ना पर्टिकुलर, उस समय बीच में मत बोला करो।
अब जैसे मैं अगर जनरल क्वेश्चन पूछूंगा कि कोई भी बोलो, उसमें क्या होता है, जनरली जो बच्चे गलत बोलते हैं उनकी आवाज होती है लो। ठीक है। अच्छा, सबके साथ में उनको लगता है कि हमने भी गंगा नहा ली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जनरली जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर को पिक करके उससे पूछता हूँ। ठीक है, जिससे कि वो अपना लॉजिक दे पाए, अपना आंसर दे पाए। ठीक है। नहीं तो होता है क्या, भीड़ में आंसर चिल्ला दिया लोगों ने, कुछ का गलत कुछ का सही, वो सही वालों ने भी अपने को गलत मान लिया कि चलो हम भी बच गए। लेकिन बात बचने की नहीं है, बात सीखने की है। ठीक है, हमें बचना थोड़ी है दूसरे की आवाज में अपनी आवाज मिला दी। ठीक है, हमें तो यहाँ पे सीखना है। तो जब मैं किसी पर्टिकुलर से पूछता हूँ ना क्वेश्चन, उस समय बीच में मत बोला करो। हाँ बता। वॉज लेड आएगा। अगर मैं इसे गलत मतलब सही मान लूं तो गलत क्या हो जाएगा? भाई मान लो मैं इसी को सही मान लूं जो लिखा हुआ है। हाँ, इसका देखो ये तो गलत फिर उसी वजह से हो जाएगी, जैसे वो हो गया कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब पैसिव नहीं बन पाएगी। वॉज लेन पैसिव वॉइस है, ये बन नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि लेन वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। मैं सी को सही मान लूं, भाई ये पैसिव होती है तो मैं लेन लिख देता हूँ डायरेक्ट। अबे अगर मैं लेन लिख दूं भाई, तब क्यों गलत हो जाएगा? मैं लेन लिख देता हूँ, द कोर्ट लेन विद वेलवेट ग्रास। हाँ, और क्या। लेन इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, बाद में प्रीपोजिशन भी लिखी है, और क्या, सब सही हो जाएगा। तो लेन क्यों ना सही मान ले आंसर। आई वॉन्ट टू इंस्टिल दीज थिंग्स इन यू। मैं तुम्हें ये चीजें समझाना चाहता हूँ। आंसर वांसर जो मुझे कोई लेना देना होता नहीं है। आंसर जो जानता है नहीं जानता, मेरे लिए वो दोनों बराबर ही होते हैं। मैं बस ये देखता हूँ कि एक्सप्लेन कर पाओगे चीजें जरूरत पड़ने पे। हमने ये पहले कई बार डिस्कस किया होगा कि लेन जो होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। थर्ड फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो ये इसलिए गलत है कि इंट्रांसिटिव वर्ब पैसिव बना दिया, ये इसलिए गलत है थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज करोगे, तो ये दोनों गलत हो गए। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, इन दोनों वर्ब को अगर हम देखें ना, तो इनका टेंस सेम है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। जो डिफरेंस है वो एक्टिव पैसिव का है। वॉज लेड जो है वो पैसिव वर्ब है, और लेड एक्टिव है। अब दोनों का टेंस सेम है। एक चीज और होता है बेटा, कब हम यूज करते हैं एक्टिव वर्ब, कब यूज करते हैं पैसिव वर्ब। मान लो हमें दो वर्ब दे दी जाए, एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, और हमें यूज करना पड़े, तो हम सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे एक्टिव वर्ब यूज करें या पैसिव? हाँ, सब्जेक्ट डूअर हो तो एक्टिव, और सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो पैसिव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा कोर्ट। कोर्ट जो है वो ले करेगा ग्रास को, या कोई और करेगा? कोई और कौन? अबे कोई और कौन? ये है। कोई और का मतलब ग्राउंड्समैन। असल में जो कोर्ट है ना, खेल का मैदान है, तो हमें पता है कि वो अपने आप तो ले करेगा नहीं ग्रास को, कोई और ही करेगा। फिलहाल में ग्राउंड्समैन का काम होता ही है। तो जो हमने सब्जेक्ट लिखा है ना, वो इस वर्ब का डूअर नहीं, इसका डूअर कोई और होगा। पैसिव वर्ब लिखो, एक्टिव गलत। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देयर इज लेइंग अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज लेइंग अ बुक ऑन द टेबल। इसका आंसर बताएगा कौन? चल वे बोल आंसर इसका। ये क्वेश्चन है, देयर इज लेइंग अ बुक ऑन द टेबल। पहले तो ये बताइए सही है गलत है? जल्दी बोल बेटा, इतना टाइम नहीं है। अबे बोर्ड में छेद कर देगा क्या? बोलता क्यों नहीं? कितना फोकस बना रहा है वे? सही है गलत है? हाँ, गलत है, बढ़िया। अब एक चीज, एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, जल्दी बोला करो। तुम्हारे सही आंसर देने से या गलत आंसर देने से मुझ पे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। तुम बस आंसर दो, मैं तुम्हें साथ में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। तुम्हारे सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना मुझे एक्सप्लेन करना है। अब एक चीज और बता, ये जो वर्ब हमने लेंग लिखी है जहां पर, वहां पर हमें कैसी वर्ब की जरूरत है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव। कैसे बदला ट्रांसिटिव? ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो लेंग वर्ब ट्रांसिटिव होती है या इंट्रांसिटिव? अरे भाई, वो जो वर्ब लिख रखी है लेंग, वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव? हाँ, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब लिखी हुई है, अब क्यों गलत है ये बता। भाई ट्रांसिटिव वर्ब हमें चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब वहां पे लिखी हुई है, तो फिर सेंटेंस गलत क्यों है? अब सही कर अपने आप, चल। फिर से पूछ रहा हूं, सेंटेंस सही है गलत? सही है, अभी तो तू गलत बोल रहा था। चमकू बहुत मारूंगा, समझा? अब देखो ये सेंटेंस फिलहाल में गलत है।
अब इस ये सेंटेंस गलत क्यों है ये समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। बेटा एक चीज बता, मान लो हमें एक सेंटेंस कहना हो कि एक राजा था। अब ये बात हमें इंग्लिश में कहनी है या इंग्लिश में किसी को बतानी है, तो मैं क्या क्या सेंटेंस यूज करूं, मतलब कैसे बताऊं किसी को कि एक राजा था। हाँ, देयर वॉज अ किंग। बात तो सही है, देयर वॉज अ किंग, लेकिन पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम लिख दें अ किंग वॉज। भाई एक का मतलब ए हो गया, राजा का मतलब किंग हो गया, था का मतलब वॉज हो गया, अ किंग वॉज। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं किंग वॉज, तो ये सही होगा स्टेटमेंट या गलत होगा? क्यों बेटा? हाँ, क्या कॉन्टेक्स्ट गलत है? मान लो मैं लिख दूंगा किंग डाइड, तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया? भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। मैं कह दूंगा किंग लाफ्ड। हाँ, क्या मीनिंग नहीं बताओ उसका? एक राजा था, मीनिंग है तो सही पूरा, अ किंग वॉज। अबे क्या नहीं, मीनिंग में क्या कमी है? एक राजा था। हाँ तो वही बता ना, ग्रामेटिकल क्या एरर है, वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। भाई हमें भी पता वो सेंटेंस है गलत, मैं भी जानता हूँ कि ये गलत है, मैं कुतर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम गलती से बोल पाओगे कि नहीं। तुमने कह दिया गलत है, मैं ऐसे तो नहीं मान जाऊंगा ना। अब मुझे प्रूव करो ना गलत क्यों है, मुझे भी पता वो गलत है, लेकिन गलत क्यों है ये बता। तू आदमी नहीं है, पड़ोसी। ये सेंटेंस गलत क्यों है, किंग वर्ड्स? सिंपल सेंटेंस गलत हो जाते हैं सारे। हाँ, 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 वर्ब बीच में वर्ब से पहले आ जाएगी। किंग से पहले ही वर्ब लिखेगा, देखो इसकी तो तेरे ज्यादा जवानी चढ़ी है, हैं? मतलब किंग सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिख देगा? हैं? वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है पहले आती है? हाँ, वो जवानी कह गया, मैं चर्बी कहना चाह रहा था, तेरे ज्यादा चर्बी चढ़ी है। अब देखो पता क्या है, वो सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि ये जो वॉज होती है ना, ये बी की फॉर्म है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है या लिंकिंग वर्ब होती है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये बिना कॉम्प्लीमेंट के नहीं आएगी, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये बिना मेन वर्ब के नहीं आएगी, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो बी की फॉर्म से होती हैं वो या तो लिंकिंग वर्ब होती हैं या फिर वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब बिना कॉम्प्लीमेंट के नहीं यूज होती हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम ही होता है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं यूज होती हैं। तो वो सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि ना तो हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं ना ही हम मेन वर्ब लिख रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो अगर अब इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें तो ये सही हो जाएगा। अब देखो ये सही हो गया, लेकिन इसमें हमने एक वर्ड यूज किया देयर, जबकि इसकी कहीं पे कोई बात नहीं हो रही थी, फिर ये देयर आ कहां से गया? तो इसको ऐसे समझना, देयर जो होता है ये हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, और इसका यूज हम करते हैं किसी चीज के एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब बेसिकली ये एक एडवर्ब होता है, लेकिन हम किसी चीज के इंट्रो मतलब एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। तो जो देयर है ना, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा वर्चुअल सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट किंग है, लेकिन किंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंटेंस में इसका यूज कर लिया गया एज अ सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है किंग। ये बात तब बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी जब हम ये कहेंगे कि राजा एक नहीं दो थे। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर वर टू किंग्स। अब देखो हमने वर्ब चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर हम सेंटेंस का सब्जेक्ट देखें तो देयर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो वर्ब क्यों चेंज हो गई? क्योंकि वो केवल इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट वो किंग है जिसको हम वर्ब के बाद लिख रहे हैं, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। बेटा सब्जेक्ट की डेफिनेशन होता है एक बार, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? जो हु का रिप्लाई हो। ये किसने बताया तुम्हें? ये किसने बताया जो डूअर होता है? तेरा मारूंगा ना तेरे को, तो सुधर जाएगा दोबारा, उल्लू कहीं के। मतलब जो इन्हें यहां से पढ़ा के भेजो वो नहीं पढ़ेंगे, और जो ओवर टाइम का रखा है वो नहीं भूलते ये, ठीक है। ये ओवर टाइम ही है, ये ओवर टाइम में कमाया है इन्होंने। अब यहाँ पे हम पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, वो बता रहा है कि सब्जेक्ट डूअर होता है। अबे तो फिर पैसे क्यों खराब कर रहा है जब तेरे को सीखने ही नहीं है यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, कार्टून। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। अब देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देयर है किंग, किंग तो वही हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें जो सीखना है वो ये है कि जब भी हम देयर का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, तो ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये वर्चुअल सब्जेक्ट होता है। ये रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है, तो जो वर्ब उस सेंटेंस में यूज होती है वो हमेशा उस रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। एक देखो उसके क्या नाम, सीडीएस के पेपर में अच्छा क्वेश्चन आया इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे
देयर हैज ऑलवेज बीन some form of education. There has always been some form of education, but there hasn't always been, there has not always been schools. अभी हमारा कंपाउंड सेंटेंस है. इस कंपाउंड सेंटेंस की जो हमारी मेन क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है देयर, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट भी देयर. अभी हमने पढ़ लिया कि वर्ब देयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं हो सकती क्योंकि एडवर्ब होता है, इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये खुद सब्जेक्ट नहीं होता है. तो सब्जेक्ट वो होता है जो हम वर्ब के बाद लिखते हैं. जैसे हमने वर्ब के बाद लिखा यहाँ पे सम फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमने सिंगुलर लिख दी हैज. अगर यहाँ पे देखें तो वर्ब के बाद जो हमने लिखा है वो सब्जेक्ट है स्कूल्स. अब ये तो प्लुरल है, तो अगर ये प्लुरल है तो इसके अकॉर्डिंग तो हैज गलत हो गया, अब तो हैवंट लिखना पड़ेगा. ये सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया, तो ये हमें ऐसे सही करना पड़ेगा. देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैवंट ऑलवेज बीन स्कूल्स. तो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग मत लिखा करो, वर्ब लिखा करो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद लिखे गए नाउन हो, क्योंकि रियल सब्जेक्ट वही होते हैं. अब ये सारी कहानी जो है ना, ये समझने के बाद में तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो हमने अब बुक लिखा वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है. अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट है ही नहीं कहीं. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई. इंट्रांसिटिव वर्ब तो पता ही है कि लेंग नहीं होती, लाइंग होती है, तो इसको ऐसे सही कर लो. तो वो देखने में हमें ऐसा लगेगा कि बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्ट है. तो आगे से वो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी सेंटेंस में देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो वर्ब के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो सब्जेक्ट होते हैं. क्योंकि अगर वर्ब ट्रांसिटिव होगी तो देयर को यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी. तो ये लाई और ले पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने डिस्कस किए. अब अपना रिवीजन करते रहना, और जो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं उन पर ध्यान दिया करो. तुम्हें सब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं पता, पढ़ रहे हो 2 महीने से यहाँ. हरिओम. अगला क्वेश्चन लिखो. द मैन रेज्ड फ्रॉम द सीट एंड रोज हिज हैंड हाई एंड रोज हिज हैंड हाई. अब जैसे लाई और ले वर्ब के डिफरेंसेस में बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी तरीके से ये दो वर्ब भी हैं, एक राइज और एक रेज. इनके भी एप्लीकेशन और डिफरेंस को हमें समझना है. अब देखो, ये जो राइज और रेज वर्ब्स हमने लिखी हैं दोनों बेस्ट फॉर्म है. ठीक है, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है रिजन. कॉन्टिन्यूअस राइजिंग होती है, वो चाहे अपनी लिख लेना. रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है रेज्ड. तो सबसे पहले तो इन वर्ब्स की फॉर्म्स याद रखना, नहीं तो ऐसा हो कि फॉर्म्स में ही कंफ्यूज हो जाओ. तो राइज, रोज, रिजन, राइजिंग, ये फॉर्म्स हैं. रेज, रेज्ड, रेज्ड, रेजिंग, ये फॉर्म्स हैं. ठीक है, अब फॉर्म्स अगर समझ में आ गई हो तो इधर आ जाओ. राइज का मतलब होता है उगना, उठना, बढ़ना, और ये हैपनिंग है. क्योंकि ये वर्ब हैपनिंग है तो ये हमेशा इंट्रांसिव होती है. रेज का मतलब है किसी चीज को उठाना, बढ़ाना. ठीक है, तो ये डूइंग है. अच्छा, डूइंग होने के साथ साथ में चूंकि जब भी हम किसी चीज को उठाएंगे, बढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही होगा, तो ये वर्ब है ट्रांसिटिव, और हमेशा ट्रांसिटिव. तो जिस तरीके से लाई वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, ले वर्ब हमेशा ट्रांसिटिव होती है, उसी तरीके से राइज वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती है और रेज वर्ब हमेशा ट्रांसिटिव होती है. तो मीनिंग है, फॉर्म है, और उसके अलावा ट्रांसिटिव, मतलब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है. ये जब डिफरेंस समझ में आ जाते हैं ना. ये जो हमने रेज वर्ब लिखी है कैसे होनी चाहिए, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमने कोई लिखा नहीं. फ्रॉम प्रेपोजिशन है, सीट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वर्ब आनी चाहिए इंट्रांसिटिव, हमने लिख दी ट्रांसिटिव, तो इसको हटा के लिखो रोज. फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अब यहाँ पे हमने वर्ब लिखी रोज, ये कैसे होनी चाहिए? ये ट्रांसिटिव होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हिज हैंड.
अच्छा, ये ट्रांसिटिव नहीं होती, ये इंट्रांसिटिव होती है। राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो हम हटाएंगे इसे और इसकी जगह सेकंड फॉर्म लिखेंगे रेज्ड, जो ट्रांसिटिव होती है। सो द मैन रोज फ्रॉम द सीट एंड रेज्ड हिज हैंड हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दे हैव risen the level of the competition. Third, the sun had raised when he woke up. Fourth, the CFC gases are rising the global temperature. अब ये जो भी हमने डिफरेंसेस अभी डिस्कस किए ना इन दोनों वर्ब्स के, उन डिफरेंसेस को इन तीनों सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखो एक बार। सबसे पहले सेंटेंस में ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें कैसी वर्ब चाहिए, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है द लेवल ऑफ द कंपटीशन, तो लेवल ऑफ द कंपटीशन ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब आनी चाहिए ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव और रीजन होती नहीं, तो यहाँ पे लिख दो रेज्ड। नेक्स्ट में आ जाओ। द सन हैड रेज्ड व्हेन ही वॉक अप। हाँ, अब देखो ये जो हमने व्हेन ही वॉक अप लिखा ना, ये टाइम क्लॉज है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। व्हाट के साथ दैट के साथ लिखे क्लॉजेस नाउन होती हैं, वो ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, लेकिन ये व्हेन के साथ जो लिख रहे हो ये टाइम है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो व्हेन का रिप्लाई है, तो इसका मतलब वर्ब हमारी रह गई इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव और रेज्ड होती नहीं, रीजन लिखो, तो हम इसे लिखेंगे द सन हैड रिजन व्हेन ही वॉक अप। नेक्स्ट में आ जाओ। अब अगर ये सेंटेंस मान लो केवल इतना हो और कुछ ना हो, तो सही है गलत? अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो द सीएफसी गैसेस आर राइजिंग, तो सही हो जाएगा, तो हम ये मान लेंगे सीएफसी गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है ना, तो ग्लोबल टेम्परेचर, वो ये मानने नहीं देगा कि सीएफसी गैसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो इसका मतलब वर्ब डूइंग होनी चाहिए। और ये ध्यान देना, जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है वो हमेशा डूइंग होती हैं, तो अगर ये वर्ब डूइंग है, ठीक है, तो ये तो हैपनिंग होती है राइजिंग, तो इसको तो हमने गलत यूज कर रखा है, यहाँ पे लिखो रेजिंग। फिफ्थ देखो। द वाटर लेवल रेज्ड another 2 feet. The flag was risen by the chief guest. The price of everything dash during the last year. ऑप्शन देखो, रोज, रेज्ड, रेजेस और राइजेस। अब ये दो तीन क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, इनको भी एक और करके देखो अपने आप।
सबसे पहले तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर एक बार बताओ। कैसी वर्ब की जरूरत है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव। जो बच्चे पहले से जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो आगे ध्यान रखें कि ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होती है। अभी जो ड्यूरिंग है ना, ये प्रेपोजिशन है, लास्ट ईयर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वर्ब आएगी इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव और रेज तो होती नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अच्छा, वो हम देख रहे हैं कि जो हमने टाइम लिखा है लास्ट ईयर वो पास्ट का है, पास्ट का टाइम है तो टेंस प्रेजेंट का यूज हो नहीं सकता, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया ये आंसर। अब आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन में हमने लिखा था फ्लैग वॉज रिजन बाय द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो बाई प्रिपरेशन होती है ना, ये डूअर के लिए यूज की जाती है, तो अगर हम बाय द चीफ गेस्ट लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो भी हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे उसका डूअर ये पर्सन है। लेकिन अगर देखें तो सब्जेक्ट फ्लैग है। अब इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट है कोई और, डूअर है कोई और। अब जो डूअर है वो सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, इस सिचुएशन में वर्ब कैसे लिखनी पड़ती है? पैसिव। तो ये पैसिव वर्ब तो सही लिखी है, वॉज रीजन, बस दिक्कत ये है कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसका पैसिव बन नहीं पाएगा। अब वैसे तो अगर हम चाहते तो इस वर्ब को एक्टिव भी बना सकते थे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव वर्ब की जरूरत नहीं, यहाँ पे वर्ब पैसिव ही आएगी। अगर वर्ब पैसिव ही आएगी तो बजाय एक्टिव बनाने के वर्ब चेंज करो। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, द फ्लैग वॉज रेज्ड बाय द चीफ गेस्ट। अब आ जाते हैं हमने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, पीली टी शर्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होता बेटा, हाँ क्या? रोज। वर्ब ट्रांसिटिव चाहिए या इंट्रांसिटिव? कैसे पता चला? नहीं वो मत सोचा करो, हाँ सेंटेंस को देख के तब आंसर बताया करो। ऐसे तो फिर यहां पर भी प्राइस अपने आप थोड़ी बढ़ेंगे, किसी ने बढ़ाया ही होगा है। ये सेंटेंस बता, इस सेंटेंस में वर्ब का तो ऑब्जेक्ट लिखा है नहीं। ये अनदर 2 फीट, फिर इसे क्या मानोगे? अनदर 2 फीट जो हमने लिखा है इसे क्या मानोगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे तो? अरे भाई अनदर 2 फीट को ऑब्जेक्ट नहीं मानेगा तो सब्जेक्ट मान लेगा क्या? कुछ तो मानना पड़ेगा ना इसे, क्या है ये अनदर 2 फीट? हाँ, चलो ऑब्जेक्ट नहीं है एक बात हो गई, अब क्या है वो बताओ। मैं भी जानता हूं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर मैं इसे मानू क्या? और क्यों ना मान लूं ऑब्जेक्ट? अगर मान लो कोई बच्चा इसे ऑब्जेक्ट मान ले तो हम उसे क्या समझाएंगे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? हाँ, क्या है? ये प्रिपोजिशन है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल गया आपकी है। प्रिपोजिशन है ये, अनदर डिटर्मिनर है, 2 फीट नाउन है, तो इसमें प्रिपोजिशन कहां से आ गई? ये तेरा मुंह है, समझा? उल्लू पड़ोसी की जगह, उसने पहले याद खड़े कर दिए। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, जैसा कि हम ये छोटी छोटी बातें हमने सब पढ़ रखी होती हैं, बस इनको अप्लाई करने की बात है। ऑब्जेक्ट वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस होती हैं जो व्हाट या हुम का रिप्लाई हो। अगर हम ध्यान से देखें तो अनदर फिट जो है ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है, मतलब इसका यूज सेंटेंस में किया गया हाउ मच को रिप्लाई करने के लिए। असल में पता क्या, यहाँ पे एक प्रिपोजिशन यूज होती है डिग्री के लिए, जो कि इंग्लिश में यूज होती नहीं है, लगभग लोग उसको अंडरस्टूड मान लेते हैं। तो ये अगर हम सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से लिखे ना, तो ऐसे लिखना चाहिए, द वाटर लेवल हैज रेज्ड बाय अनदर 2 फीट। ये जो बाई होती है ना प्रिपरेशन, यहाँ पे जैसे हमने इसको डूअर को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे डिग्री के लिए यूज किया। तुम लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते होगे तो उसमें इसका काफी यूज होता होगा। द प्राइस वॉज इंक्रीज बाई 5%, डिक्रीज बाई 4%। तो बाई प्रिपरेशन जो होती है वो डिग्री की प्रिपरेशन होती है। इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको अक्सर लिखते नहीं है, बोलते भी नहीं है, अंडरस्टूड हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो अनदर 2 फीट है ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है और ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, हाँ। तो अगर ये व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है तो हम इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, ये व्हाट का रिप्लाई है ना हुम का रिप्लाई है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई, इंट्रांसिटिव और रेज्ड होती नहीं है, तो रोज लिख दो। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो जो वर्ड्स या फ्रेजेस व्हाट या हुम का रिप्लाई हो उन्हीं को ऑब्जेक्ट माना करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। another problem would dash soon after ninth. They should dash
their voice against it. 10th, the temperature may dash up to 45 degrees centigrade. 11th, his behavior might dash suspicion. अब देखो ये जो चारों हमने क्वेश्चंस लिखे हैं इनके लिए ऑप्शन क्या है एक बार समझ लेना। एक तो यही राइज और रेज जो हमने वर्ब्स डिस्कस कर लिए दोनों, और दो वर्ब नहीं है, एक अराइज और एक अराउज। अब इनमें से राइज तो हमने समझ ही लिया कि इंट्रांसिटिव वर्ब होती है और रेज ट्रांसिटिव होती है। उसी तरीके से अराइज इंट्रांसिटिव होती है और अराउज ट्रांसिटिव होती है। तो इन चार में से दो वर्ब ट्रांसिटिव है, दो वर्ब इंट्रांसिटिव है। इसके अलावा मीनिंग समझ लेते हैं। राइज का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि राइज का मतलब इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ना, बढ़ाना मतलब बढ़ना, उगना, ये सारे मीनिंग होते हैं। डेवलप होना भी होता है। रेज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, उठाना। और एक इसका और भी कॉमन मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, किसी बच्चे को पालना पोषना, ठीक है। अराइज का मतलब होता है टू कम अप, कम अप। कम अप फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अकर, घटित होना किसी चीज का, सामने आना। अराउज का मतलब होता है टू प्रोवोक, टू इंस्टिगेट, किसी पर्टिकुलर फीलिंग या इमोशन को कॉज करना, उकसाना। अब ये इनके चारों के मीनिंग होते हैं और ये इनके डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद में अब इनका यूज करूं मैं। राइज, रेज, अराइज, अराउज। देखो एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे वर्ब इन ट्रांसिटिव यूज होगी, यहाँ पे ट्रांसिटिव यूज होगी, यहाँ पे ट्रांसिटिव यूज होगी और यहाँ पे इंट्रांसिटिव यूज होगी। तो इन चार में से दो सेंटेंस में वर्ब ट्रांसिटिव यूज करनी है, दो में इंट्रांसिटिव यूज करनी है। फर्स्ट में लिखो, क्या लिखा? अराइज। अराइज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अकर्ड, कम अप, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम शोन, कम अप। कम अप का मतलब प्रकट हो जाना, मतलब दूसरी समस्या तुरंत ही पेश हो जाती है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। दे शुड डैश देयर वॉइस अगेंस्ट इट, रेज। हालांकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है रेज वॉइस, मतलब इसका मतलब किसी चीज को अपोज करना होता है, ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट है वॉइस तो हमने ट्रांसिटिव वर्ब लिख दी रेज। नेक्स्ट में आ जाओ, द टेम्परेचर में डैश अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बढ़ना है, मतलब अप टू का मतलब है इंक्रीज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राइज। फिर लिखा इज बिहेवियर माइट डैश सस्पिशन। अब देखो सस्पिशन एक फीलिंग है, अराउज का मतलब यही होता है कोई पर्टिकुलर फीलिंग है, इमोशन कॉज करना जो पहले से ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हमारी ट्रांसिटिव वर्ब आ गई अराउज। अराउज सस्पिशन का मतलब सस्पिशन कॉज करना लोगों को। तो ये राइज और रेज के साथ में अराइज अराउज का भी ध्यान रखना, इनके मीनिंग और इनके यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैन हैज फॉलन मैनी बिग ट्रीज with this X.
द कैंडल फेल्ड ऑन द पेपर्स एंड burnt them as। देखो यहाँ पे अब जो हमें दो वर्ब समझनी है वो उनमें से एक है फॉल और एक है फेल। फॉल का मतलब गिरना होता है, फेल का मतलब गिराना होता है। फेल वर्ब डूइंग है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो ये ट्रांसिटिव है। फॉल हैपनिंग है तो वो इंट्रांसिटिव है। तो फॉल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना, ठीक है। एक डूइंग है, जो डूइंग है वो ट्रांसिटिव है, जो हैपनिंग है वो इंट्रांसिटिव है। फॉल का मतलब गिरना होता है, वो हैपनिंग है। अब इनकी फॉर्म्स भी एक बार समझ लेना। फॉल की सेकंड फॉर्म बताओ। फॉलन तो सेकंड नहीं थर्ड होती है, फेल और फॉलन। तो फॉल की सेकंड फॉर्म हो गई फेल और थर्ड फॉर्म हो गई फॉलन। फेल की सेकंड फॉर्म बताओ। फेल्ड। और थर्ड फॉर्म वो भी यही होती है, फेल्ड ही होती है। तो फॉल फेल फॉलन होता है, एक तो ये फॉर्म्स ध्यान रखना, बाकी फेल फेल फेल्ड होता है, ये ध्यान रखना। अब अपने क्वेश्चन पे आओ। देखो ये जो हमने फॉलन वर्ब लिखी है ना, ये सही हो जाती अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता तो। तब हम ये मान लेते कि मैन जो है ना वो गिर गया। लेकिन अभी हम ऐसा मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसका मतलब ये वर्ब हैपनिंग नहीं है, जरूरी डूइंग होगी। तो अगर ये वर्ब डूइंग होगी तो ये तो होती नहीं है डूइंग, इसको हटाओ और फेल्ड लिख दो। तो इसका मतलब मैन गिर नहीं गया, बल्कि उसने बहुत से पेड़ बड़े बड़े काट के गिरा दिया। सो द मैन हैज फेल्ड मैनी बिग ट्रीज विद हिज एक्स। अब इसमें आ जाओ। द कैंडल फेल्ड ऑन द पेपर्स एंड बर्nt देम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑन प्रिपरेशन लिखी है, तो वर्ब का तो अपना कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, वो ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन का हो गया, तो वर्ब हो गया इंट्रांसिटिव। अब अगर इंट्रांसिटिव वर्ब ये फेल्ड हो तो सही है, लेकिन ये फेल्ड इंट्रांसिटिव होती नहीं है। ट्रांसिटिव वर्ब होती तो हटाओ इसे, फेल लिख दो। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, द कैंडल फेल ऑन द पेपर्स एंड बर्nt देम। एक क्वेश्चन और देखो। द टेम्परेचर में फेल sharply in the night। The temperature may fell sharply in the night। कोने पे बैठे सीखा बेटा, ये सेंटेंस अगर, हाँ, द टेम्परेचर में फेल शार्पली इन द नाइट। भाई कितनी फुटेज खाएगा बोलना। हाँ, ऑल, चलो बढ़िया। अब मैं मान लू थोड़े समय के लिए कि तुम्हारा आंसर सही है, फिर भी एक दूसरा क्वेश्चन। अगर इस सेंटेंस में मैं ना लिखा हो तब सही है गलत? अच्छा, अगर मैं नहीं लिखा हो तो सही है, मैं लिख दे तो गलत है। ऐसा क्या है कि मैं लिख देने से गलत है, मैं नहीं लिखने से सही है? वो डिफरेंस समझा मुझे। हाँ ठीक है। अब मॉडल नहीं लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म नहीं मानोगे उसे? हाँ, मैं के साथ लिखोगे तो मेन वर्ब नहीं मानोगे? अबे तेरे को पता भी है तो क्या बोल रहा है? हाँ, क्या अंडरस्टैंड बगे जा रहा है? कह रहा है मैं हटा देंगे तो उसे मेन वर्ब मान लेंगे। अभी क्या मानेगा बे? तुम्हारे भी में लगता है चढ़ गई है चर्बी। असल में है पता क्या, अगर हम मैं हटा देंगे तो हम इसे सेकंड फॉर्म मान सकते हैं। अच्छा देखो, ये तो पता है कि वर्ब इंट्रांसिव आनी है, क्योंकि शार्पली जो है ना वो हाउ का रिप्लाई है, वो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वर्ब तो इंट्रांसिव आएगी। अच्छा, फेल वर्ब इंट्रांसिव होती है लेकिन ये सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिव होती है।
अगर मे ना लिखा हो तो हम इसे सेकंड फॉर्म मान ले। अच्छा मे लिखोगे तो मे के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा फर्स्ट फॉर्म में ये वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती है, देखो। तो अगर ये मे ना लिखा हो तो ये सेंटेंस सही है, मे लिख दोगे तो फिर ये गलत है, क्योंकि मे के साथ इसे फर्स्ट फॉर्म मान लोगे, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब ट्रांसिटिव होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आएगी नहीं, तो ये गलत है और इसको हटा के ऐसे लिखो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ यू फॉल टू ऑब्जेक्ट्स of different masses in such a condition in which no force in which no force other than gravity is exerted, they fell at the same rate of at the same rate of acceleration. अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, इफ यू फॉल टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses in such a condition where no force other than gravity is exerted, they fail at the same rate of acceleration. बेटा बुलंद सर आंसर बता। आज यूपी वालों के भी पावर देख लेना तुम लोग। बोल बे, नाक मत कटवा दियो अब तो सर, बड़ाई कर दी गई। अब देखो ये मिन 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 करता रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं। बेटा ये सेंटेंस सही है गलत? गलत, चलो बढ़िया, इतना तो तुम्हारा मुंह फूटा। क्या गलत है ये भी बता दो जरा। हाँ तो हाँ सही कर, सही कर, सही करना फिर से। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर ये सेंटेंस जो है ना केवल इतना लिखा हो कहीं पे, मतलब अभी तो ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है, अगर ये मेन क्लॉज ना हो और ये सेंटेंस केवल इतना हो तो ये सही है, ठीक है। अच्छा इधर की बात कर लेते हैं, ये हर हालत में गलत है, ये हर हालत में इसलिए गलत है क्योंकि फॉल वर्ब होती है इंट्रांसिटिव और हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है, तो हमें तो वर्ब यहाँ पे ट्रांसिटिव ही चाहिए, तो ये तो गलत है ही है, इसको तो फेल लिखना ही पड़ेगा। तो फॉल वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांसिटिव वर्ब आएगी तो फेल लिख दो। अब ये वाला जो पार्ट है, मतलब जो हमारी मेन क्लॉज है, ये सेंटेंस अगर कहीं पे केवल इतना ही लिखा होता तो ये सही हो जाता है। अब देखो यहाँ भी, यहाँ वर्ब हमें इंट्रांसिव चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, एड प्रीपोजिशन है। ये जो फेल वर्ब होती है ना, ये इंट्रांसिव होती है सेकंड फॉर्म में। अगर इसको हम इसके साथ ना लिखें तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे, वो सेंटेंस हो जाएगा। हम ये मान लेंगे पास्ट का वो एक इवेंट है जिसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसके लिए सही है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो हमने लिख रखा है ये हमारा ओपन कंडीशनल है, ये इस कंडीशनल की इफ क्लॉज है, वो मेन क्लॉज है। अब हमें पता है जिस स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब अगर ये साइंटिफिक फैक्ट है तो इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। तो अगर उस पार्ट को हम इस मेन क्लॉज में ना लिखते, मतलब इस कंडीशनल में ना यूज करें, तो वो सही है। अगर कहीं पे केवल इतना ही लिखा हो, दे फेल एट द सेम रेट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो सही है। अब जब हमने कंडीशनल में लिख दिया तो ये ओपन कंडीशनल है। अब हमने पढ़ा कि ओपन कंडीशनल में लिखे गए स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल फैक्ट हो या प्रोवर्ब्स हो तो उनकी इफ क्लॉज मेन क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट टेंस में आती हैं। तो इसका मतलब हमें इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में अगर लिखोगे तो फेल को फर्स्ट फॉर्म मानना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म मान लोगे तो वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगी, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब फॉल होती है। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दे फॉल एट द सेम रेट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है।
पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू. They named the software as Miracle. The council has appointed Mohan as manager. The man advised the boy as a friend. अब देखो जो हमने लिखा पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू दे नेम्ड द सॉफ्टवेयर एज मिरेकल एंड द काउंसिल हैज अपॉइंटेड मोहन एज मैनेजर द मैन एडवाइज द बॉय एज अ फ्रेंड. इन सेंटेंसेज में ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है. मतलब इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. पीपल कॉल्ड गांधी जी पीपल सब्जेक्ट कॉल्ड वर्ब गांधी जी ऑब्जेक्ट. They named the software, they subject named verb, the software object. The council has appointed Mohan, the council subject has appointed verb, Mohan object. The man advised the boy, man subject advised verb, the boy object. ठीक है. इसके बाद में वो जो एक हमने एज वर्ड लिख रखा है ना ये प्रिपोजिशन भी होता है एडवर्ब भी होता है. इसके साथ ये जो हमने फ्रेजेस लिखे हैं एज मिरेकल एज मैनेजर एज अ फ्रेंड और एज अ बापू अगर हम इन्हें देखें तो इनका यूज क्या सेंटेंस में हो रहा है. ठीक है. तो ये एक्चुअल में जो फर्स्ट थ्री फ्रेजेस हैं ये है व्हाट का रिप्लाई. जैसे हमने लिखा पीपल कॉल्ड गांधी जी व्हाट व्हाट डिड दे कॉल गांधी जी. तो वो गांधी जी को क्या कहते थे ये बताने के लिए हमने लिखा है एज बापू. तो एक तरीके से एज बापू जो फ्रेज है ना वो गांधी जी हमारे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए लिखी गई है तो हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब देखो लिंकिंग वर्ब के बाद जो हम लिखते हैं वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. तो मतलब वो बापू जो वर्ड यूज हो रहा है वो गांधी जी को रेफर करने के लिए यूज हो रहा है तो हम उसे गांधी जी का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. गांधी जी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया. अब यहां जाते हैं. दे नेम्ड द सॉफ्टवेयर व्हाट डिड दे नेम द सॉफ्टवेयर. तो उसी तरीके से ये जो द मिरेकल है वर्ड ये भी सॉफ्टवेयर को रेफर करने के लिए लिखा गया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम रखा तो क्या रख दिया. तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हो गया मिरेकल उसी का रेफरेंस हो गया तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो जिस तरीके से हम लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं उसी तरीके से कई बार ऑब्जेक्ट के साथ भी उनके कॉम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं. ये वही सिचुएशंस है. फिर हमने लिखा था काउंसिल हैज अपॉइंटेड मोहन व्हाट हैज द काउंसिल अपॉइंटेड मोहन. तो ये बताने का हमने लिख दिया मैनेजर. तो ये जो मैनेजर है वो मोहन का ही अपना रेफरेंस हो गया. मोहन को रेफर करने के लिए मैनेजर वर्ड यूज हो रहा है तो ये मोहन का कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो एक तो वो कॉमन सेंस से ऐसे ही पता चल गया कि मोहन और मैनेजर एक ही पर्सन है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. नहीं तो ये व्हाट के रिप्लाईज हैं. अब इसमें आ जाते हैं. द मैन एडवाइज द बॉय एज अ फ्रेंड. एज अ फ्रेंड जो फ्रेज है ना ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है. और जो फ्रेंड है वो वर्ड बॉय को रेफर नहीं कर रहा है. ठीक है. वो मैनर है. द मैन एडवाइज द बॉय हाउ डिड ही एडवाइज हिम. हाउ डिड ही एडवाइज हिम. तो वो जो फर्स्ट थ्री फ्रेजेस हैं एज बापू एज मिरेकल एज मैनेजर वो तो है व्हाट का रिप्लाई और ये है हाउ का रिप्लाई. ठीक है. अब आते हैं उसके बाद दूसरी बात पे. ये जो एज हम यूज करते हैं या तो ये कंजंक्शन होता है या प्रिपोजिशन होता है या ये एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है. अब जब भी हम इसका यूज करते हैं तो वो जो फ्रेजेस बनती हैं या क्लॉजेस बनती हैं वो हमेशा ही एडवर्ब होती हैं. वो हमेशा ही हाउ का रिप्लाई होती हैं. अब यहाँ पे हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए तब तो ये एज ठीक है. लेकिन यहाँ तो हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए था. ठीक है. तो ये एज तो गलत हो गया. एक चीज. दूसरी बात. जिस तरीके से सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं. उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है. अगर एज लिख दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा. एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट्स नहीं बन सकते.
तो ये जो बापू नाउन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये मेरेकल नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, मैनेजर है, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो एस की यूज वहां पे क्या करो जहां पर हाउ के रिप्लाई की जरूरत पड़े, जहां नहीं जरूरत पड़े वहां मत लिखा करो। डोंट यूज एज विद द फॉलोइंग वर्ब्स। डोंट यूज एज विद द फॉलोइंग वर्ब्स: elect, appoint, nominate, make, name, call, think, choose, consider, declare, etc। अब ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ में जो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं ना, कई बार हमें उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव लिखना है, एडवर्ब नहीं। एडवर्ब लिखा करो हाउ के रिप्लाई के लिए, और हाउ के रिप्लाई जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकते। फिफ्थ देखो, दे हैव डिक्लेयर्ड दिस प्लेस एज अनसेफ। वी शैल ट्रीट them as our own guests। अब जैसे हमने देखो ये दो सेंटेंस लिखे, और दे हैव डिक्लेयर्ड दिस प्लेस, व्हाट हैव दे डिक्लेयर्ड दिस प्लेस या हाउ हैव दे डिक्लेयर्ड दिस प्लेस? हाँ, व्हाट, दे हैव डिक्लेयर्ड दिस प्लेस, अब उन्होंने उस प्लेस को डिक्लेयर कर दिया। तो ये मीनिंग अभी कंप्लीट नहीं है। अगर हम केवल इतना कहें उन्होंने डिक्लेयर किया प्लेस को, क्या डिक्लेयर किया वो बताना पड़ेगा, मतलब इस प्लेस को एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, व्हाट हैव दे डिक्लेयर्ड। तो ये जो हमने लिखा ना एज अनसेफ, ये व्हाट का रिप्लाई है, और ये जो व्हाट का रिप्लाई है वो इस प्लेस नाउन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर हम एज लिखेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकते, तो इसे हटा दो। और ध्यान देना, ये जो अनसेफ हमने वर्ड लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, तो यही अनसेफ इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, वी शैल ट्रीट देम, हाउ शैल वी ट्रीट देम या व्हाट शैल वी ट्रीट देम? हाउ शैल वी, अब हमें मैनर बताना है कि अगर हम ट्रीट करेंगे किस तरीके से। हाउ शैल वी ट्रीट देम, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, एज लिखने से फ्रेज एडवर्ब बन जाती है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। तो जहां पे हाउ के रिप्लाई की जरूरत पड़े वहां पे इसका यूज क्या करो, एज का। कॉम्प्लीमेंट्स में एज मत लिखा करो। तो ये इलेक्ट है, अपॉइंट है, नॉमिनेट है, ठीक है, इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ते हैं, मेक वर्ब के साथ लिखने पड़ते हैं। दे मेड हिम अ किंग, दे नेम्ड हिम दिस दैट, पीपल कॉल्ड गांधी जी बापू, ठीक है। थिंक है, इस वर्ब के साथ थिंक है, कंसीडर इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ते हैं। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज वाइज, दे चूज हिम देयर लीडर, दे डिक्लेयर द एरिया अनसेफ, वगैरह वगैरह। ही मेड हिज प्राउड पेरेंट्स।
दे फाउंड, या एक मिनट छोड़ो पहले से। टोयोटा मेक्स डैश एबीएस मेक्स डैश। सेफ कार्स, कार सेफ। ठीक है, ये दो हमारे क्वेश्चंस हो गए, टोयोटा मैक्स डैश एबीएस मैक्स डैश, और ये हमारे ऑप्शन हो गए सेफ कार्स कार सेफ। पड़ोसी। हाँ, आंसर बता बेटा। अबे पंखा चला लिया करो यार, तुम लोग कैसे ढीले आदमी हो बिल्कुल। गंगा के किनारे प्यासे मर रहे हम लोग। हाँ बता। चलो बढ़िया, अगर मैं ये मान लूं कि जो तुम ऑप्शन बता रहे हो वही आंसर है, तो वही बता पाओगे, ऐसा क्यों? दोनों में सेफ कार्स लिख दो, या दोनों में कार सेफ लिख दो, या फर्स्ट में कार सेफ लिख दो, दूसरे में सेफ कार्स लिख दो। हाँ। हाँ, समझाओ वो मीनिंग में ऐसा क्या डिफरेंस है। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ तो। हाँ चलो ठीक है, ये जो इंटरप्रेट करने का तरीका, ये लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन है। भाई ये लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन है, ऐसे भाषा सिखाई जाएगी? फिर बदतमीजी क्यों दे रहे हो? अब मान लो मैं एबीएस की जगह यहाँ पे लिख दूं किया, अब क्या करोगे? सेफ कार्स, क्यों ऐसा क्या हो गया? किया लिखा तो सेफ कार्स आ गया, एबीएस लिखा तो कार सेफ आ गया, ऐसा क्यों? क्या पता है? वो सबसे पीछे बैठा है चश्मा लगा के। बेटा आंसर बताओ। ए और बी दोनों क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन किसमें लिखें? ए में ए आ गया सेफ कार्स, बी में बी आ गया। यही है ना आंसर, तो यही है, मुझे भी पता आंसर यही है। अब बस ये बता दे ऐसा क्यों। हाँ ठीक है बढ़िया, और? अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, ये जो तुमने आंसर दिया है इसको लेकर आर यू हैप्पी? आर यू रियली हैप्पी? खुश हो जो आंसर दिया उसको बता के? अरे भाई खुश हो या नहीं? कह रहा खुश हो, यही कह रहा खुश है? तुम बताओ अपनी, हाँ आर यू हैप्पी? नहीं, मेरा क्वेश्चन बदल गया। मैं ये कह रहा हूं, ये जो तुमने इंटरप्रिटेशन इसका दिया है, जो मुझे समझाया है, इसको आंसर करके वास्तव में आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नहीं। नहीं, इट मीन्स देयर रिमेन समथिंग टू लर्न और डिस्कस और टू एक्सप्लोर। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ लर्नर। ये लर्नर की पहचान होती है, भले ही गलतियां कर रहा हूं लेकिन एक्चुअल में उसे पता होना चाहिए कि मैं गलतियां कर रहा हूं। दूसरा ना जान पाए वो अलग बात है, लेकिन खुद को तो जानना चाहिए। मतलब हम अपने साथ बेईमानी ना करें, दूसरा हमारे साथ कर ले या हम दूसरे के साथ कर ले, वो दीगर बात है। हाँ? असल में देखो, कई बार बच्चा ऐसा पूछता रहे कि हमें कैसे बदलेगा हमने सही किया गलत किया, इतना भगवान ने सबको सेंस देके भेजा होता है, सब जानते हैं कि वो जो बता रहे हैं उसका लॉजिक है कि हवाबाजी कर रहे हैं। अब वो स्टैंडर्ड हमें अपने लिए सेट कर लेना चाहिए। जब हमें अपनी कमियां पता चलती रहेंगी ना, तो हम उन्हें दूर करते रहेंगे। दिक्कत तब हो जाती है जब हमारे साथ कमियां होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि या तो हम उनको ढक लेते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो ये जो आंसर है ना इस बच्चे का, आंसर तो अब देखो सही है, मैं ऐसे बता देता हूं तुम्हें, इसमें सेफ कार्स आएगा, ठीक है, और कार सेफ आएगा, आंसर तो यही है। लेकिन एक्चुअल में जिस वजह से आंसर हमारे चेंज हो गए ना, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस पर कई क्वेश्चंस आते हैं। चलो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोनों ऑप्शन में अगर डिफरेंस देखें तो ये कि एक में हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा और एक में बाद में लिखा है।
तो जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें जो हमें डिफरेंस विजिबल है, वो डिफरेंस तो खैर यही है कि एक में एडजेक्टिव नाउन से पहले, एक में एडजेक्टिव नाउन के बाद में, ठीक है। इसी वजह से हमारे आंसर्स बदल रहे हैं। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा या नाउन से बाद आएगा, इसको लेकर एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेना। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही इज ब्रेव, और दूसरा हमने लिखा ही इज अ ब्रेव बॉय। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में जो हमने ब्रेव वर्ड यूज किया ना, ये एडजेक्टिव है, यहां भी और यहां भी। यहां पे जो ब्रेव है ये हमने एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया सब्जेक्ट ही को रेफर करने के लिए। ये ब्रेव हमने एज ए एट्रीब्यूट यूज किया है बॉय के लिए। तो ऐसे लिख लो, ये ही प्रोनाउन है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमने ब्रेव यूज किया तो एडजेक्टिव हो गया। बॉय नाउन है, उसके लिए यूज किया तो भी एडजेक्टिव हो गया। अब एक तो हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये जो ब्रेव एडजेक्टिव है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद लिखा गया कॉम्प्लीमेंट है। जो एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंटली मतलब बना के यूज किए जाते हैं, ये उनका प्रेडिकेटिव यूज होता है, और इन्हें हम कहते हैं प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव। अगर हम किसी एडजेक्टिव को एज अ कॉम्प्लीमेंट ना यूज करके एज एन एट्रीब्यूट टू सम नाउन यूज करें, किसी नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए उसका साथ लिखकर यूज करें, तो ये उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लेना कि एडजेक्टिव्स को दो तरीके से इंग्लिश में यूज किया जाता है, एक प्रेडिकेटिवली और एक एट्रीब्यूटिवली। अगर हम किसी एडजेक्टिव को यूज करें किसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है, अदरवाइज उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ये एट्रीब्यूटिव यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है, एक चीज। दूसरी चीज, जो एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं वो व्हाट का रिप्लाई होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो व्हाट का रिप्लाई होता है। कोई नाउन प्रोनाउन होगा तो वो भी व्हाट को रिप्लाई करेगा, और एडजेक्टिव अगर कॉम्प्लीमेंट बना दोगे तो व्हाट का रिप्लाई वो भी करेगा। लेकिन जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करते हैं। तो एक तो ये चीजें पहले क्लियर करो कि एडजेक्टिव्स दो तरीके से यूज होते हैं, एक प्रेडिकेटिवली एक एट्रीब्यूटिवली। जो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं वो व्हाट को रिप्लाई करने के लिए होते हैं, और जो एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई करते हैं। ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा ही इज व्हाट इज ही, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया ब्रेव, तो ये ब्रेव व्हाट का रिप्लाई है। फिर हमने लिखा ही इज अ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, तो ये जो ब्रेव है ना, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। एक तो ये चीज समझ लेनी है। दूसरी और क्या समझना है, ये जो मेक वर्ब हम यूज कर रहे हैं ना, वैसे तो ऐसे एक दो वर्ब और भी है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब ये मेक होती है। ये जो मेक वर्ब होती है, इसके दो मीनिंग होते हैं जो सबसे कॉमन हम यूज करते हैं। एक मीनिंग इसका होता है टू क्रिएट, किसी चीज को क्रिएट करना, फैब्रिकेट करना, बनाना। और एक इसका मतलब होता है टू कॉज। तो मेक का एक तो मीनिंग हो गया क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, और एक हो गया कॉज। एग्जाम्पल से अगर हम इस बात को समझें, जैसे हमने लिखा ही मेड अ टेबल, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा ही मेड देम हैप्पी। अब जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे, ही मेड अ टेबल, ही मेड देम हैप्पी। फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने मेक वर्ब लिखे ना, इसका मतलब है क्रिएट करना, फैब्रिकेट करना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना। तो ही मेड अ टेबल, तो यहाँ पे टेबल, ये जो मेक वर्ब है ना, इसका मतलब है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना, फैब्रिकेट करना, ये। लेकिन ये मीनिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि यहाँ भी यही मीनिंग है, क्योंकि ही जो है ना वो देम को नहीं बना सकता। पर्सन टेबल बना सकता है, चेयर बना सकता है, बुक बना सकता है, पर्सन पर्सन नहीं बना देगा। तो ये जो देम है ना, वो एक्चुअल में अगर हम वो लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कॉज करना। तो सेकंड सेंटेंस में मेक का मतलब है कॉज, तो इसका मतलब है कॉज देम। नाउ व्हाट डिड ही कॉज देम, अगर उसने उन्हें कॉज किया तो क्या कॉज किया, तो उसने देखो उनमें ये क्वालिटी कॉज कर दी, हैप्पी। इसका मतलब वो पहले हैप्पी नहीं रहे होंगे, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया कि वो हैप्पी हो गए। अब यहाँ पे समझना ये हैप्पी है क्या। ये हैप्पी अगर तुम लोग जानते हो तो एडजेक्टिव होता है। ये देम हमारा प्रोनाउन है जिसको हमने सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया, और ये हैप्पी इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम मेक वर्ब का यूज करते हैं इस मीनिंग में, कॉज मीनिंग में, तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ते हैं। अभी जब ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी, अब वापस आ जाना। अगर एक सबसे पहली चीज, ये जो मेक वर्ब हमने यूज किया है टोयोटा के साथ में, तो टोयोटा मैन्युफैक्चरर है, वो कंपनी है। तो यहाँ पे इस मेक का मतलब है क्रिएट करना। लेकिन एबीएस जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, वो एक डिवाइस है, एक टेक्नोलॉजी है।
तो यहां पे इसका मतलब है कॉज करना। तो एक तो ये जो मेक वर्ब का डिफरेंस होता है मीनिंग का, वो हमें मतलब अगर पता हो पहले से तो चीजें आसान हो जाती हैं। अगर मेक वर्ब का मतलब कॉज करना है तो हमेशा इसके साथ हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखने पड़ते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अगर हम कभी भी कोई कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे मेक का मतलब कॉज है तो इसका मतलब ये जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना कार, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये जो हम सेफ लिख रहे हैं ना ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट है और इसको हमें इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कॉज इसका मतलब वो क्रिएट करना जैसे यहां पर है, तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मेक के साथ कॉम्प्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब उसका मतलब कॉज हो, अगर उसका मतलब क्रिएट हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए था। तो जब हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए, तो हमने एडजेक्टिव पहले लिख दिया। तो एक तो मेक वर्ब के मीनिंग से क्लियर हो गया। एक दूसरा तरीका भी, अगर हम ध्यान से समझ पाए ये बात, तो यहाँ पे जो सेफ है ना इसके थ्रू हम रिप्लाई करना चाह रहे हैं व्हाट को, और यहाँ पे हम रिप्लाई करना चाह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ को। तो अगर हम ये जान लें कि सेंटेंस में जो हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उसको यूज करने का पर्पस क्या है, व्हाट को रिप्लाई करना है इसलिए यूज कर रहे हैं या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करना है इसलिए यूज कर रहे हैं। अगर व्हाट को रिप्लाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, बाद में लिखना चाहिए। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो लिंकिंग के बाद लिखो, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखो। अच्छा, अगर हमें पता चल जाए कि जिस एडजेक्टिव का हम यूज करना चाह रहे हैं सेंटेंस में वो व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करेगा, तो अगर व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो वो हमेशा एट्रीब्यूटिवली यूज करना। अब देखो जैसे हमने लिखा टोयोटा मेक्स कार्स, व्हाट काइंड ऑफ कार्स डज इट मेक, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई सेफ एडजेक्टिव हो गया तो हमने उसको एट्रीब्यूटिवली लिखा। फिर हमने लिखा एबीएस मेक्स कार्स, व्हाट डज इट मेक कार्स। भाई एबीएस एक टेक्नोलॉजी है, ये कार को कर देती है, क्या कर देती है हमें ये बताना है। एबीएस मेक्स कार्स, व्हाट डज इट मेक, तो व्हाट का रिप्लाई अगर एडजेक्टिव को यूज करोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, बाद में लिखना पड़ेगा। चलो अब सारी चीजें खत्म करते हैं। ये बातें मैं चाहता था कि तुम्हें पहले से पता हो, नहीं पता थी तो अब चाहता हूं अब पता चल जाए। तो अब पता चल गई सारी बातें, अब इसको फिर से खत्म करते हैं। जब कभी हमें एडजेक्टिव को नाउन के साथ लिखना पड़े तो वो पहले आएगा बाद में आएगा, ठीक है, ये पता करना है ना। तो उस सेंटेंस में लिखी गई जो मेन वर्ब होती है जरा एक बार उसको देखा करो किसके लिए यूज किया जा रहा है। जैसे ये मेक मेक मेन वर्ब है, यहाँ पे मेक मेन वर्ब है। ये जो मेक वर्ब हम यूज कर रहे हैं ये इस एडजेक्टिव सेफ के लिए यूज हो रही है या कार नाउन के लिए यूज हो रही है? कार नाउन के लिए, क्योंकि टोयोटा कार बनाती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेन वर्ब जो है वो नाउन के लिए यूज हो रही है, एडजेक्टिव के लिए नहीं है, तो एडजेक्टिव हमेशा एट्रीब्यूटिवली यूज किया करो, ठीक है। इस सेंटेंस में जरा देखो ये मेक वर्ब हम सेफ एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं या कार नाउन के लिए यूज कर रहे हैं? सेफ एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। अगर सेंटेंस में लिखे गए मेन वर्ब एडजेक्टिव के लिए यूज हो ना कि नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है और उसको बाद में लिखना चाहिए। मतलब तरीके बहुत से जो तुम्हारी खोपड़ी में फिट हो जाए उसका अपना यूज कर लेना। अगर सेंटेंस में लिखी गई मेन वर्ब एडजेक्टिव के लिए यूज हो तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा। अगर वो नाउन के लिए यूज हो तो एडजेक्टिव प्रेडिकेट होता है हमेशा, वो एट्रीब्यूट होता है हमेशा। उस सेंटेंस में देखो जो मेक वर्ब हमने यूज किया वो किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, प्राउड के लिए। व्हाट डिड ही मेक, क्या किया, क्या बनाया उसने, प्राउड किया या पेरेंट्स को ही बना दिया? अब हमें पता है ये वर्ब जो है ना वो प्राउड एडजेक्टिव के लिए हो रही है ना कि पेरेंट्स नाउन के लिए। अगर ये वर्ब प्राउड एडजेक्टिव के लिए हो रही है ना कि नाउन के लिए, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बाद में लिखो। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड। तो इसका मतलब पता है क्या, उसके पेरेंट्स पहले प्राउड नहीं रहे होंगे लेकिन उसने ऐसा कुछ किया कि दे बिकेम प्राउड। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस डेंजरस एरिया। द गवर्नमेंट हैज बैंड दिस डेंजरस एरिया। अब देखो इन दोनों सेंटेंस ना ये अगर हम मेन वर्ब छोड़ दें तो बिल्कुल सेम है, बस मेन वर्ब में ये जो डिफरेंसेस है। अब एक बार ये हमें पता लगाना है कि जो हम मेन वर्ब्स यूज कर रहे हैं ये एडजेक्टिव डेंजरस के लिए यूज कर रहे हैं या नाउन एरिया के लिए यूज कर रहे हैं।
फर्स्ट सेंटेंस में लिखे गए वर्ब किसके लिए यूज हो रही है? डेंजरस के लिए, एरिया के लिए? एरिया के लिए, ठीक है। तो एरिया के लिए, बट उल्लू ही हो क्या? ये डेंजरस के लिए यूज हो रही है। मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब क्या डिक्लेयर किया? अगर डिक्लेयर किया इसका मतलब कोई स्टेटस दिया उस चीज को, क्या स्टेटस दिया? वो डेंजरस है। तो जो डिक्लेयर वर्ब है ना, वो इस डेंजरस एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, ना कि उस एरिया नाउन को। तो अगर वर्ब एडजेक्टिव के लिए यूज हो रही है तो इसको बाद में लिखो। जब भी हम किसी सेंटेंस में लिखे गए मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट के नाउन के लिए नहीं, उसके एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही होता है। व्हाट का रिप्लाई होता ही है। जैसे हमने लिखा था गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एरिया, व्हाट हैज इट डिक्लेयर, तो व्हाट का रिप्लाई जो एडजेक्टिव होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब यहाँ जाओ, हमने लिखा था गवर्नमेंट हैज बैंड, व्हाट हैज द गवर्नमेंट बैंड? डेंजरस और एरिया? एरिया। अब ये वर्ब एरिया नाउन के लिए यूज हो रही है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। अगर ये एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज हो रही तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज करो। दे मेड द मेमोरेबल डे। दे एंजॉयड द मेमोरेबल डे। सबसे पहले सेंटेंस में देखो, व्हाट डिड दे मेक मेमोरेबल और डे? डे नोबडी कैन मेक, डे तो टाइम है, उसको कोई भी बना नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो हम मेक वर्ब यूज कर रहे हैं ना, ये इस मेमोरेबल एडजेक्टिव के लिए यूज हो रही है, ना कि डे नाउन के लिए। तो इसका ओनली एडजेक्टिव हमारा कॉम्प्लीमेंट है बाद में। दे मेड द डे मेमोरेबल, इट मींस दे डिड समथिंग दैट द डे बिकम मेमोरेबल, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया कि दिन जो था वो मेमोरेबल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में जो दे एंजॉयड, व्हाट डिड दे एंजॉय? मेमोरेबल और डे? डे। अब हमें पता है ये वर्ब जो है ना वो डे नाउन के लिए यूज हो रही है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हमारा एट्रीब्यूट और सही जगह लिखा हुआ है। फिर से देखो, एक बार समझा देता हूँ। वो एक तरीका है जो आसान लगता है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ सीखने वाले सीखें उन चीजों को जो यहाँ पे बताई गई थी। वो केवल एक ऐसा तरीका है जो मतलब अगर नहीं इतनी बातें समझ में आती तो कम से कम पेपर में नंबर तो मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी इन चीजों को समझा करो, डेप्थ इनसे आती है, उनसे डेप्थ नहीं आती, वो केवल सतही चीजें हैं। तो समझना ये कि क्या प्रेडिकेटिव यूज होता है, क्या एट्रीब्यूटिव यूज होता है, मेक का मतलब कहाँ कॉज होता है, कहाँ क्रिएट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें सीखनी है। क्या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्या लिंकिंग वर्ब है, ये सारी चीजें सीखो। क्लैरिटी जो आएगी, डेप्थ जो आएगी, वो इनसे आएगी लर्निंग में, वो केवल सतह पे फैलने वाली चीजें। अगला क्वेश्चन देखो। ही कुड नॉट ब्रेथ एट सो हाई एन altitude. Second, they have done no practice this time. This medicine can affect your nervous system.
अब देखो ये जो तीनों सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इनका कॉन्सेप्ट कॉमन है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस हैं। क्या है वो समझना। ये जो हमने वर्ड लिखा है ब्रेथ वहां पे, ये नाउन होता है। एक इसकी फॉर्म और भी होती है ब्रीद, वो वर्ब होती है। उसके बाद में जो हमने प्रैक्टिस लिखा है दूसरे सेंटेंस में, वो वर्ब है। उसकी एक फॉर्म और भी होती है, वो नाउन होती है। उसी तरीके से एडवाइस नाउन होता है, एडवाइस वर्ब होता है। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। अब देखो इंग्लिश में काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं, जैसे हेल्प है, डाउट है, इम्पैक्ट है, सपोर्ट है, रेन है, फ्लाई है, क्राई है, ड्राइव है, एटसेट्रा। बहुत से होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं, मतलब हम इन्हें जरूरत पड़ने पे नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज करते हैं। अब होते नाउन और वर्ब वो भी हैं, लेकिन उनकी फॉर्म डिफरेंट होती है। तो अगर सेंटेंस में नाउन की जरूरत पड़े तो ये फॉर्म्स यूज करना, वर्ब की जरूरत पड़े तो वो फॉर्म्स यूज करना। सबसे पहले सेंटेंस में देखो किसकी जरूरत है, नाउन की, वर्ब की? हाँ, वर्ब की, क्योंकि ये कुड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब अगर ये हो तब ठीक है, लेकिन ये मेन वर्ब है नहीं। ब्रीद, ही कुड नॉट ब्रीद एट सो हाई एन अल्टीट्यूड। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब है, और ये जो नो है ना ये डिटर्मिनर है। अब डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो किसके साथ लिखे जाते हैं, वर्ब के साथ या नाउन के साथ? नाउन के साथ। तो इसका मतलब ये वर्ड नाउन होना चाहिए। अब ये तो फिलहाल में नाउन नहीं है, लेकिन अगर इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर दें तो वो नाउन बन जाएगा। ये प्रैक्टिस नाउन है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, अफेक्ट इसके साथ लिख रहे हो तो ये मेन वर्ब होनी चाहिए। फिलहाल में मेन वर्ब है नहीं, तो इसको हटा के अफेक्ट लिख दो। इनमें देखो एक वर्ड और बढ़ा लेना, बाथ और बेथ। बी ए टी एच ई बेथ जो है वर्ब है, अब बी ए टी एच बाथ जो है वो नाउन है। एक फोर्थ क्वेश्चन देखो। दे डैश calmness when they are nervous। दूसरा, the dash of it is long lasting। Sixth, what we eat certainly does dash our thinking। The manager did not dash any change in the schedule। अब ये जो फोर क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमें ये दोनों वर्ड्स यूज करनी है। ये दोनों वर्ड्स जो है अफेक्ट और इफेक्ट, इनका यूज करना है।
देखो, ये जो अफेक्ट है ना, ये तो अभी हमने पढ़ा ही कि वर्ब है, और इस वर्ब का मतलब होता है टू इम्पैक्ट। टू इम्पैक्ट का मतलब असर करना, और जो इफेक्ट है वो इसी वर्ब की नाउन फॉर्म है, और इसका मतलब होता है इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट वर्ड जो होता है वो नाउन और वर्ब दोनों ही होता है। तो अफेक्ट वर्ब है, इसका मतलब है टू इम्पैक्ट, इफेक्ट नाउन है, इसका मतलब है इम्पैक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक डिफरेंस और, ये जो अफेक्ट होता है वर्ड, ये एज अ वर्ब इसका एक मीनिंग और भी होता है, टू प्रिटेंड, ठीक है। इसका मीनिंग बताओ एक बार, अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अबे अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? लगाव। कितने लगाऊं? इसका मतलब होता है प्रिटेंस, दिखावा। और वो जो लगाव होता है वो दूसरा होता है भैया, वो अफेक्शन होता है। सातवीं आठवीं बुक्स ले आओ, खाली टाइम में पढ़ा करो, अगर चाहते हो कि कुछ चीजें सुधर जाएं। अब खाली कोचिंग लेने का अगर लक्ष्य बना के यहाँ आए हो मुखर्जी नगर में कि नहीं हमें जाके कोचिंग ही लेनी है, तब तो ठीक है। रिजल्ट वगैरह भी लेना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत और करो। कोचिंग लेने ही आए हो तब तो अपना कोचिंग लो, घर जाओ। तो सेवन्थ एट की बुक्स लेना, परसों संडे है। अफेक्शन जो होता है ना, इसका मतलब होता है फॉन्डनेस। अफेक्टेशन का मतलब दिखावा होता है, मतलब बनावटीपन होता है इसका मतलब। अभी जो अफेक्टेशन हमने नाउन लिखा है ना, वो इसी अफेक्ट वर्ब से बनता है, मतलब ये अफेक्ट वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म है। उसके बाद में जो इफेक्ट है, जैसे हम कह रहे हैं नाउन है, ये वर्ब भी होता है। और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज। तो ये जो इफेक्ट है ये वर्ब भी होता है, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब कॉज होता है। इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब होती है जो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होती है, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी चीज को कॉज करना जो पहले ना रही हो। अब इन दोनों का यूज करो उनमें। वो चार सेंटेंस हो गए, ये दो ऑप्शन हो गए, देखो किसमें कौन सा आएगा। इन चारों में सबसे आसान कौन सा है? हैं? ये अभी कहाँ पता चलेगा। अब देखो, इन चार में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें नाउन चाहिए, वो है ये, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमने लिखा नहीं है, तो सब्जेक्ट नाउन ही बनेगा, वर्ब तो बन नहीं पाएगी। तो जहां पे नाउन की जरूरत हो वहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वहां तो इफेक्ट ही लिखना है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसमें हमें नाउन की जरूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट तो नाउन ही बन सकता है, तो इफेक्ट ही नाउन होता है, इफेक्ट वर्ब भी होता है, ठीक है। तो जहां पे नाउन की जरूरत है वहां हमेशा इफेक्ट लिखा करो, द इफेक्ट ऑफ इट इज लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, बाकी तीनों में वर्ब चाहिए। अब वर्ब चाहिए तो वहां पे मीनिंग टैली करना पड़ेगा, कि जो वर्ब हम यूज करना चाह रहे हैं उस सेंटेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग क्या होना चाहिए। अब देखो, दे इम्पैक्टेड कामनेस, दे प्रिटेंडेड कामनेस, या दे कॉज्ड कामनेस। क्या लिखना चाहिए वहां पे, प्रिटेंड, कॉज या इम्पैक्ट? कायदे से प्रिटेंड होना चाहिए, क्योंकि जो आगे हमने सेंटेंस लिख रहे हैं व्हेन दे आर नर्वस, तो मतलब होते एक्चुअली वो नर्वस हैं, लेकिन दिखाते इस तरीके से अपने को वो शांत है। मतलब है नर्वस लेकिन शांत बैठ गए, जिससे कि आदमी ना जान पाए नर्वस है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अफेक्ट, और इस अफेक्ट का मतलब है प्रिटेंड। दे प्रिटेंड कामनेस व्हेन दे आर नर्वस। नेक्स्ट में आ जाओ, व्हाट वी ईट सर्टेनली डज आर थिंकिंग। अब हमने कहा कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी सोच को करता है। अब क्या करता है ये हमें बताना है, प्रिटेंड करता है, कॉज करता है, या इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट वैसे करना चाहिए, हमारा खान पीन जो होता है ना वो हमारे मतलब सोचने समझने के असर डालता है। मोमोज खाने वाले बच्चे अच्छा नहीं सोच पाते। होता है ये, मानो नहीं वो अलग बात है। हाँ? तो यहाँ पे आ गया अफेक्ट। अब देखो, यहाँ पे अफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट है, यहाँ पे अफेक्ट का मतलब प्रिटेंड है। तो ये जो अफेक्ट वर्ब होते हैं ना, इसके दो मीनिंग होते हैं, वो दोनों अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं जरूरत के हिसाब से। सेवंथ में आ जाते हैं, द मैनेजर डिड नॉट प्रिटेंड एनी चेंज इन दिस schedule, डिड नॉट इम्पैक्ट एनी चेंज इन द schedule, और डिड नॉट कॉज एनी चेंज इन द schedule। कॉज। अब देखो, मान लो पहले से हमने शेड्यूल बनाया,
इस तरीके का कुछ। और कोई पर्सन है उसने चेंज करके इसे वाई कर दिया या जो भी कर दिया, ठीक है। तो ये है इफेक्ट करना। इफेक्ट करना मतलब किसी चीज को कॉज करना। तो यहाँ पे लिखो इफेक्ट, और ध्यान देना ये इफेक्ट यहाँ पे वर्ब है और इसका मतलब है टू कॉज। द मैनेजर डिड नॉट कॉज एनी चेंज इन द शेड्यूल। तो इसका मतलब ही लेट द शेड्यूल एज इट वाज। तो जैसा शेड्यूल था उसने वैसे ही छोड़ दिया, उसको चेंज नहीं किया। चलो बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है। बाकी अपना रिवीजन वगैरह करते रहना। सेवन्थ एट्थ की प्राइवेट स्कूल्स की बुक ले लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम टालो मत, नुकसान होगा नहीं तो। बाकी हम मिलते हैं मंडे को। आज के लिए सभी को बाय।